नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार केकेजीएस सेंटर से आज आपको राष्ट्रीय आय के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रीय आय उसे कहते हैं जिस राष्ट्र में उत्पादन के साधन के बदले उसे किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त हो, वो आय कहलाता है। ठीक है, राष्ट्र में यहाँ राष्ट्र का संकल्पना जो हमारे राजनीति शास्त्र और इतिहास में है उससे अलग इसमें आता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय का एक डिफिनेशन चलता है किसी देश के अंदर, ठीक है, किसी देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो शब्द हम आपको बताएंगे, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम, ठीक है, अंतिम मूल्य को। ये अंतिम मूल्य क्या होता है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए, अंतिम मूल्य को समझ गए तो जीडीपी समझ जाइएगा आप, ठीक है, जीएनपी समझ जाइएगा सभी, और उसके बाद एनएनपी आता है। बहुत सारे बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत व्यक्ति बताने का आपको प्रयास नहीं कर पाते हैं, जिसको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा। जैसे अंतिम मूल्य हो गया, अब मान के चले ए कोई पर्सन है, बी पर्सन है और सी पर्सन है और डी पर्सन है। ए ने किसी भी वस्तु को उत्पादित किया, मान के चलते ये फार्मर है, ये किसी भी वस्तु को 1 केजी गेहूं को उत्पादन किया, जिसका कॉस्ट इसके 20 रुपया लगा। ठीक है, उत्पादन करने में 20 रुपया लगा है। अब ये क्या करेगा, बी जो है व्यापारी वर्ग है, बी को क्या करेगा, व्यापारी को यही 20 रुपया बेच देगा, इस पे कुछ अपना लाभ जोड़ करके 1 केजी को ही 25 रुपया में बेच देगा। ठीक है, और क्या करेगा व्यापारी, ये विनिर्माता कंपनी है जो कि इस गेहूं को पीस करके आटा बनाएगा। अब इस व्यक्ति को क्या करेगा, ये बेच देगा इसको यहाँ पर गेहूं, तो ये आटा पीसेगा, अब ये भी तो कुछ लाभ लेगा, तो ये क्या करेगा, इसे 30 रुपया केजी में बेच दिया, 30 रुपया केजी में बेच दिया। अब ये क्या है, ये एक रेस्टोरेंट है, अब दुकान वाला से जाकर के रेस्टोरेंट क्या करेगा, आटा खरीदेगा। अब ये आटा क्या करेगा, ठीक है, आटा जाकर के इसको सी जो है बेचेगा, इसको वो भी कुछ लाभ लेगा, तो ये मान के चलते 32 रुपया केजी या 35 रुपया केजी लेता है, लाभ जोड़ करके 35 रुपया। अब लास्ट में ई जो आता है, इससे बना हुआ पिज्जा बर्गर जो भी हो, ठीक है, उत्पादित वस्तु, मान के चलते इसका अंतिम वस्तु है बर्गर, ठीक है, हम लोग बर्गर को मान लेते हैं, ठीक है, बर्गर। अब ये बर्गर ले आकर के यहां पर बना दिया है, ठीक है, और उसका कॉस्ट ये रखा है, एक बर्गर का 20 रुपया, तो 1 केजी में मान के चलिए 100 रुपया का रखा होगा, 100 रुपया प्रॉफिट ये सारा इसमें लगा करके। तो अब मान के चलिए अगर किसी वस्तु को अगर हम इस तरह जोड़ते हैं तो बहुत अत्यधिक पैसा हो जाएगा कि नहीं। और आप देखिएगा हर एक जगह जो प्रथम मूल्य था वो सब जुटते चला आया है, तो ये जो टोटल है ये सभी जुड़ा हुआ है कि नहीं, 20 था तो 5 जुड़ा 25 हो गया, इसमें 5 जुड़ा तो 30 हो गया, इसमें 5 जुड़ा तो 35 हुआ, और ये अपना लाभ को जोड़ करके साथ ही उत्पादन में जो इसका साधन लगा उसको जोड़ करके ये क्या किया, अंतिम वस्तु के रूप में बर्गर बना लिया, जो रेस्टोरेंट आपको सर्विस के रूप में देगा, तो अंतिम उत्पाद क्या हो गया, बर्गर हुआ। तो जो बर्गर का प्राइस होगा, ठीक है, वही हमारा अंतिम मूल्य कहलाएगा। ठीक है, यहां तक इन्हीं को दिक्कत है। जैसे समझिएगा, ए कोई वस्तु का उत्पादन किया, बी को 25 रुपया किलो में बेच दिया, वो भी कुछ फायदा लेकर के सी को बेच दिया, सी मिल वाला है, मिल वाला क्या करेगा, डी को बेच देगा, डी को बेच दिया 35 रुपया केजी में, फिर वो क्या किया है, ई को बेच दिया रेस्टोरेंट वाला को, और रेस्टोरेंट वाला को बेचा है डी को, तो रेस्टोरेंट वाला क्या किया है, एक कस्टमर से 100 रुपया लिया है, ठीक है, 100 रुपया लिया है बर्गर का, तो ये जो 100 रुपया है यही अंतिम मूल्य हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए राष्ट्रीय आय में उत्पादन के 4 साधन होते हैं, साधन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले जीएनपी जीडीपी एनएनपी क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ से लेते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है जीडीपी, जिसको हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे कहते हैं कि
किसी देश में सामान्य निवासियों के द्वारा एक लेखा वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, फिर से डिफिनेशन को रिपीट कर देते हैं। किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को, ठीक है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। अब देखिए, कुछ नहीं है इसके लिए। अब इसको आपको दो टर्म को केवल समझना है। एक सामान्य निवासी, एक सामान्य निवासी को समझना है। सामान्य निवासी किसे कहेंगे, ठीक है। दूसरा एक समझना है आपको सामान्य निवासी, दूसरा समझना आपको घरेलू सीमा, ठीक है। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा सामान्य निवासी उसे कहा जाता है जो 6 महीना से अधिक भारत में अपने कार्यरत हो या किसी भी कोई कार्य कर रहा हो या भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है। 6 महीना से अधिक उसे सामान्य निवासी कहा जाएगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग घरेलू सीमा का, ठीक है। घरेलू सीमा, घरेलू सीमा देखिए, भारत का 3 सीमा है। एक जलीय सीमा है, एक राजनीतिक सीमा है, ठीक है, और एक आपका स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा में जैसे भारत 7 देशों से स्थल से सटा हुआ है, जैसे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, इन 7 देशों से भारत की सीमाएं लगती है, ठीक है। अब इन देशों से सीमाएं भारत की लगती है, तो भौगोलिक सीमा हो गया। जलीय सीमा हो गया है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि नॉटिकल माइल तक, ठीक है। तो 200 नॉटिकल माइल के अंदर, 200 नॉटिकल माइल के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, अब जैसे ये हमारा कोस्टल रीजन है, ठीक है, ये हमारा कोस्टल रीजन है यानी तटीय क्षेत्र है। इस तटीय क्षेत्र में ये तो यहां पर है। अब ये 200 मीटर के अंतर्गत, 200 मीटर के अंतर्गत जितना भी वस्तु का उत्पादन होगा वो उस पर केवल और केवल भारत सरकार का अधिकार होगा। और 200 के बाहर, इसीलिए देखिएगा आप हमारा जो एक नाम सुनेंगे कोस्ट गार्ड का और एक नाम आप सुने होंगे नेवी का। तो नेवी जो होता है 200 मीटर के बाद होता है, 200 नॉटिकल माइल के बाद होता है, क्योंकि एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.6, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, 1.6.685 होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग एवरेज में 1.6 किलोमीटर मान के चलते हैं, ठीक है। अब इतना नॉटिकल माइल इसका डिस्टेंस है, तो इतना तक में अगर कहीं तेल मिल गया, किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक गतिविधि होने लगा, उसका पैसा जितना भी इसमें इनकम होगा वो भारत में जुड़ जाएगा, ठीक है। घरेलू सीमा। अब समझिएगा ये जलीय सीमा हो गया। अब राजनयिक सीमा समझिएगा, जैसे विश्व में भारत का कई जगह एम्बेसी है, मतलब दूतावास है। अब उस दूतावास में भारत के जो आईएफएस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो विदेशी एम्बेसडर के रूप में कार्य करते हैं, राजनयिक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इस दूतावास में कार्यरत होते हैं। और ये दूतावास इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है कि अगर किसी देश द्वारा अगर इस पे हमला कर दिया जाता है ना, तो उस देश को माना जाता है कि उस देश पे हमला हुआ है, ठीक है। इसीलिए किसी भी देश में देखिएगा दूतावास पे जल्दी हमला नहीं किया जाता है। तो इस दूतावास के अंदर जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है वो क्या जुटेगा, भारत के जीडीपी में जुटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। घरेलू सीमा भी हम लोग समझ गए, एकदम आसान से आसान शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एनडीपी पे। तो देखिए एक इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। हम लोग जलीय सीमा भी बता दिए, घरेलू सीमा भी बता दिए, भौगोलिक सीमा और राजनयिक सीमा भी बता दिए। अब हम लोग आते हैं, देखिए अब हम लोग आते हैं
हाँ देखिए, अब आप चार शब्द को सुने होंगे जरूर, जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी और एनडीपी। इस चार को बहुत ज्यादा सुने होंगे और ये आपको लगता होगा बहुत ही ज्यादा टिपिकल इकोनॉमिक्स का टर्म है कि हमको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए जीडीपी तो हम समझा दिए हैं। अब कभी भी समझिए जी को एन में बदलना है, मतलब पहला वाला जी को एन में बदलना है तो डिप्रिसिएशन एक मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, मूल्य ह्रास। तीन शब्दों को आप लोग समझ जाइएगा तो पूरा आपका ये राष्ट्रीय आय समझ में आएगा। मूल्य ह्रास होता है जिसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, डिप्रिसिएशन। उसके बाद अब दो और आता है, एक लागत कीमत होता है, एक लागत कीमत होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद एक आता है आपका बाजार कीमत, बाजार कीमत, बाजार कीमत। बाजार कीमत में क्या है, ठीक है, ये तीन शब्द को समझ गए। और एक आता है इसमें दो चार और शब्द को दो समझ लीजिए। अनुदान क्या होता है, जिसको हम लोग सब्सिडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुदान। और एक शब्द हो जाता है हमारा अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। और एक हम समझ लेंगे NIFA, नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, सॉरी, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब देखिए क्या होता है, इतना हम लोगों को समझना है। देखिए मूल्य ह्रास होता है जैसे कि समय, किसी समय अवधि के दौरान किसी भी वस्तु के जो मूल्य में कमी आती है वो मूल्य ह्रास कहा जाता है। जैसे हम मान के चलते हैं ये हमारा एक फैन था, जब हम 2019 में इस फैन को लिए थे, ठीक है, लाइट और इमरजेंसी प्लस फैन है, इसका कीमत 400 रुपया था। आज अगर हम इसको बेचने जाते हैं, कोई व्यक्ति 400 देगा? नहीं देगा। तो इसको अगर जो इसमें कमी आएगा इसको यूज करने के बाद वो क्या होगा, मूल्य ह्रास होगा। तो मान के चलिए आज अगर हम इसको देने जाते हैं मार्केट में तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा 150 रुपया देंगे, तो मतलब इसका मूल्य ह्रास कितना होगा, 250। तो 400, ठीक है, माइनस 250 हो गया। ठीक है, 250 यानी कि 150 रुपया हमारे पास क्या है, अभी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पैसा मेरे पास है। कुल इसका प्राइस कितना है, 400 रुपया है, लेकिन अभी हमारे पास है कितना, 150 रुपया है। कोई दिक्कत? अब 150 रुपया है अभी, पहले जब हम लिए थे तो ये तो 400 रुपया का प्रॉपर्टी था ना जी, लेकिन इसको 2 महीना हम लोग 2 साल 3 साल चला लिए हैं तो इसका कीमत में जो कमी आ गया है वही तो हमारा मूल्य ह्रास हो रहा है, घिसावट हो रहा है ना इसमें। क्योंकि अभी आप कोई मोबाइल लेते हैं, आईफोन, एप्पल, रेडमी, जो भी मोबाइल खरीदते हैं उस मोबाइल को यूज करिएगा तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी आएगा, वही कमी आपका क्या कहलाएगा, मूल्य ह्रास। ठीक है, अब देखिए लागत कीमत। लागत कीमत क्या होता है, लागत कीमत वो होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में लगाया गया कीमत। ठीक है, कोई भी, जैसे अगर मान के चलिए यही फैन बना होगा तो इस फैन का कुछ इनपुट कॉस्ट तो लगा होगा ना, मतलब इसको कंपनी को बनाने में जो कुछ पैसा लगा होगा, इसमें 100 रुपया मान के 5 रुपया मान के चलिए, इसका पंखी का 4 रुपया, लाइट का, अंदर जो बैटरी लगा है 10 रुपया उसका लग जाएगा, कुछ ना कुछ इसका स्क्रू का पैसा लगेगा, सारा का पैसा लगेगा कि नहीं, फाइबर है इसका, इस फाइबर का 20-25 रुपया लगेगा, मतलब इसको बनाने में जो पैसा लगे तो ये कहा जाएगा क्या, लागत कीमत। लेकिन देखिए अब लागत कीमत हो गया यहां तक, अब ये लेकिन मार्केट में नहीं है, ये व्यक्ति अभी अपने पास बना के रखा है, क्या रखा है, अपने पास रखा है। बाजार कीमत क्या होता है, बाजार कीमत वो होता है कि जब कोई व्यक्ति
बाजार में किसी वस्तु को बेचने के लिए जाता है। जैसे मान के चले इसका इनपुट कॉस्ट था जो कंपनी बेच रही थी 200 रुपया, 200 रुपया उसको बनाने में लगा है, उसका फैक्टर कॉस्ट है। अब ये मार्केट में बेचने जा रही है तो इसका कीमत 400 रुपया रख दिया, तो इसका बाजार मार्केट में इसका प्राइस कितना है, 400 रुपया है। तब मार्केट में बेचने जाएगा तो कुछ टैक्स लगेगा ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी वस्तु पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कभी भी लगेगा तो आपको किस पे लगेगा, वो बाजार कीमत पे लगेगा। कभी भी याद रखना है कि अगर कोई भी वस्तु का इनडायरेक्ट टैक्स अगर किसी पे लगता है तो कब लगता है, उस वस्तु के, ठीक है, उस वस्तु के बाजार कीमत पर। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आते हैं अनुदान। अनुदान को समझते हैं। अनुदान का डिफिनेशन वो होता है कि जब सरकार द्वारा किसी भी वस्तु के या सेवा के उत्पादन में जो प्रोत्साहन राशि देती है उसे अनुदान कहते हैं। जैसे सब्सिडी आप सुने ही होंगे, बहुत सारे सब्सिडियां होती है। जैसे मान के चलिए कृषि के लिए अब ट्रैक्टर पे सरकार सब्सिडी दे रही है, स्प्रिंकलर पे सब्सिडी दे रही है ताकि जल अच्छा से जल का बर्बादी ना हो, जल संरक्षण पे भी ध्यान दे रही है। और किसानों का जो मोटर चलाया जाता है, मोटर में तेल का बहुत खपत होता है जनरेटर चलाने से, और उससे क्या होता है उनका पैसा और इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो किसान का हालत को सरकार देखा, दयनीय स्थिति है, तो इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार ने सब्सिडी दिया है। ठीक है, तो सब्सिडी क्या है, किसी भी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है उसे हम अनुदान कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जो किसी वस्तु या सेवा पर कर लगता है। ठीक है, और इसका एक और डिफिनेशन होता है कि जिस कर को हम स्वयं सरकार को ना दे करके बल्कि किसी के माध्यम से टैक्स देते हैं, कर चुकाते हैं। जैसे आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, चाहे हम इसी फैन को खरीदने गए हैं, इस फैन को खरीदने अगर हम गए तो हम जाके सरकार को जीएसटी भरे थे। हमसे तो दुकान वाला बोला कि 400 रुपया इसका, इस पे 5% जीएसटी दे दीजिए। ठीक है, 5% जीएसटी इसका ले लिया 20 रुपया, तो हमसे तो 420 रुपया जोड़ लिया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, अपना एक जीएसटी नंबर होता है, जीएसटीएन नंबर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क नंबर, ये नंबर पे वो जाकर के रजिस्टर्ड होगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, फाइल करेगा और कहेगा देखिए हम इतना बेचे थे, ये व्यक्ति टैक्स दिए, तो मेरा टैक्स को सरकार तक पहुंचाए। कोई दिक्कत? अब एक और हम आपको बता रहे हैं, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है? देखिए, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है कि जैसे हमारा कुछ व्यक्ति है, विदेश में काम कर रहा है, कुछ व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है, और कुछ विदेश का व्यक्ति है जो हमारे देश में काम कर रहा है। जैसे ये अमेरिका में काम करने वाले इंडियन है और इंडिया में काम करने वाले ये फॉरेनर है। ठीक है, ये फॉरेनर है। अब मान के चलिए भारत वाला जो इंडियन है रेमिटेंस से बहुत ज्यादा पैसा भेजते हैं, मतलब विदेशों से कमा करके भारतीय बहुत अत्यधिक पैसा भेजते हैं। तो मान के चलिए 2000 रुपये ये भेजे हैं, और यहाँ फॉरेनर क्या है, अपने देश में 1000 रुपये भेजा है। तो हमारा नेट इनकम कितना हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे, हमारा अपना, ठीक है, हमारा इंडियन जो भेजा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हमको विदेशों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इतना डिफिनेशन समझ गए। अब देखिए ये सब कितना इजीली हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, और एक होता है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि निवल अप्रत्यक्ष कर या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में जब हम सब्सिडी को घटा देते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू क्या होता है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको क्यों माइनस करते हैं? ठीक है, सब्सिडी को इसलिए हम लोग माइनस करते हैं क्योंकि उसमें कोई वस्तु का कोई भी कीमत लगा नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलिए आप इस वस्तु का कीमत 300 रुपया रख दिए हैं,
ठीक है, कोई भी ये वस्तु है, जैसे इसी का पंखा को हम लोग मानते हैं कि सरकार क्या की थी, इस पे 100 रुपया का प्रोत्साहन दी थी और उसको बनाने में इनपुट कॉस्ट 150-200 रुपया लगा, तो टोटल ये कितना जोड़ लेगा, 300 रुपया। उसके बाद ये मार्केट में ले जा करके बेचेगा 350, जो भी होगा वो बेचेगा, तो इसमें तो सब्सिडी भी इंक्लूड हो गया ना। लेकिन नेशनल इनकम में सरकार सब्सिडी कहाँ से देता है, व्यक्ति से ही टैक्स लेकर के देता है। तो एक बार तो जो व्यक्ति को पैसा मिला है उसका तो गिनती हो गया है ना। अगर बार बार गिनती करेंगे तो दोहरी गणना का समस्या हो जाएगा, और दोहरी गणना का समस्या होने से क्या हो जाएगा, एक चीज को बार बार गिनती करेंगे और हमारा राष्ट्रीय आय का संकलन अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये रहा राष्ट्रीय आय के बारे में जो एनआईटी हम बता दिए आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम लोग समझते हैं जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, और एनएनपी का क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जीडीपी को हम तो बता ही दिए हैं कि किसी घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक है, सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जब हम, और आपको बता देते हैं एक टेक्निक, एक चीज लाइफ में कभी नहीं, कभी भी जीडीपी को एनडीपी में बदलना है तो डी को घटा देना, यानी ये तो सकल का मतलब होता है कुल, ठीक है, ग्रोस का मतलब होता है टोटल। ठीक है, अगर आप लोग कोई सर्विस में जॉब में है तो देखिएगा आपको ग्रोस इनकम मिलता है, आप देखिएगा आपको जो पे स्लिप आपको आता है, जो सैलरी का रिसिप्ट आता है, उसमें देखिएगा ग्रोस इनकम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ग्रोस इनकम, तो और ग्रोस इनकम में आपका नेट इनकम कब हो जाता है, जिसको हम लोग डिस्पोजल इनकम भी कहते हैं, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, उसमें इनकम टैक्स को घटा देते हैं, उसके बाद आप पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह जब जीडीपी है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मूल्य ह्रास में जो कमी हो गया उसको घटाएंगे तो एनडीपी आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद या निवल घरेलू उत्पाद। अब जीएनपी का फॉर्मूला होता है, जीएनपी किसे कहते हैं कि किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत उसके नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब समझिएगा, मान के चलिए कोई व्यक्ति इंडियन है, वो जाके चाइना में भी काम कर रहे हैं, अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, जापान में भी काम कर रहे हैं, ब्रिटेन में भी जाके काम कर रहे हैं, तो विदेश से तो काम कर रहे हैं ना, तो जो पैसा आ रहा है, यानी कौन आ रहा है, एनआईएफए आ रहा है। तो अगर हम जीडीपी में, ठीक है, जीडीपी क्या है, हमारा घरेलू सीमा है, अब घरेलू सीमा में विदेशी भी काम कर रहा था, है ना, तो उसको अगर इनकम को हम आने वाला पैसा से माइनस कर देंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा अगर जोड़ देते हैं एनआईएफए के द्वारा, तो ये क्या हमारा जीएनपी नहीं आ जाएगा, जीएनपी। ठीक है, और जीएनपी अगर आ गया है तो हम इसको एनएनपी नहीं निकाल सकते हैं, जीएनपी माइनस डी इक्वल टू एनएनपी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग समझते हैं कि एक आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय आय हमेशा किस पर निकलता है, और आपसे पूछ देगा जीडीपी किस पर निकलता है। तो हमेशा एक याद करिएगा, जीडीपी हमेशा आपके बाजार कीमत पे निकलता है, और राष्ट्रीय आय हमेशा हमेशा आपके फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा, यानी लागत मूल्य पे। क्योंकि बाजार क्या करता है, आपके बाजार में कितना पैसा का सर्कुलेशन है वो दिखाता है। ठीक है, और राष्ट्र का इनकम क्या दिखाता है, कोई भी राष्ट्र अपने यहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वस्तु को उत्पादित करता है, उसी के आधार पे वो उतना पावरफुल कहलाता है। ठीक है, कोई भी देश, तो इसीलिए इसे लागत कीमत पे लिया जाता है, क्योंकि लागत कीमत उसको जितना आ रहा है वो एक्चुअल रेट आ रहा है, उतना से कम उसका नहीं जा सकता इनकम। ठीक है, और क्या होता है, जैसे जीडीपी वाला में हो जाएगा, कुछ महंगाई के कारण भी बढ़ जाता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अब उसमें भी जीडीपी जब हम पढ़ेंगे, आधार वर्ष और चालू वर्ष क्या होता है दोनों समझेंगे, केवल अभी हम लोग को यह समझना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जीडीपी एमपी को
ठीक है, मार्केट प्राइस को NNPFC में बदलना है, NNPFC यानी कि फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, एकदम याद पहले रखिए, जी है, GDP है, ठीक है। अब इसको N है, नेशनल में लाना है, तो हमेशा इसमें क्या कर जोड़ देंगे हम, NIFA, GNP आ जाएगा, NIFA नेशनल इनकम, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग हैं, उसके बाद हम लोग इसमें जोड़ देते हैं या जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, ठीक है, पहले घटा देते हैं उसके बाद जोड़ेंगे। इसमें डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो एन आ जाएगा यहाँ हमारा, क्योंकि आपको बताया ये तो GNP हो गया। अब जब एन आ जाएगा तो NNP हो गया। अब फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या बताएं कि देखिए हमेशा भी अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो किस पे लगता है, बाजार कीमत पे लगता है, ठीक है। अगर फैक्टर, अगर आप पे अप्रत्यक्ष कर है जो भी लगेगा हमेशा बाजार कीमत पे लगेगा, यहाँ सब्सिडी लगेगा, तो ठीक है। यहाँ माइनस में अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, अनुदान, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर NNPFC, क्योंकि देखिए आप GDP में NIFA को जोड़ दिया मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को, तो NNP हो गया ना, क्योंकि आपको पहले ही बताए थे GDP प्लस NIFA इक्वल टू GNP, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछेगा अगर मान के चलिए ये नहीं दिया है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ तक, इतना तक में काम हो जाएगा। जब फैक्टर कॉस्ट दिया है तो इसको लिख लेना। ये रहा आपका क्लास, कैसा लगा आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे और मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझसे इसे प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा ये प्रारंभ किया हुआ चैनल है, अभी मैं पहला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर इसमें किसी भी प्रकार को आपको त्रुटियां भी लगे, कमियां भी लगे, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सलाह दीजिएगा, ठीक है। उसके आधार पर हम अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।